आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 380वें अंक में आज 17 अक्टूबर मैं आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज जा अंक को जो शीर्षक है वह आप सब जानते होंगे। इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दद्दा हम सबको याद में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। सन 1944 में बर्मा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के सामने एक जो भाषण दिया था, बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, उसका ये प्रसिद्ध भाग है। और उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था और ये सेना का गठन भारत के अंदर लंबे समय से कब्जा किए बैठे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उनके खिलाफ एक सशस्त्र बल का गठन किया था और देश के सभी युवाओं से आह्वान किया था, वह स्वयं भी युवा थे, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप सबको जानकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं और हम सब लोग की विस्मृति में आ गया हो, मैं एक बार पुनः आप सभी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नेताजी के आह्वान के बाद तन मन धन अपना अर्पित करने के लिए समस्त देश के कोने कोने में उसके एक आह्वान से जिस प्रकार उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए हमारी यहाँ महिलाओं ने अपने सोने चांदी के जेवर और जो जिस पर जैसा बन पड़ा, जो युवा थे वो उनकी सेना में भर्ती होने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट उठाने से भी पीछे नहीं हटे थे। और जिस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा किया था, जिस प्रकार का देश के कोने कोने से हर वर्ग से उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ, सो समर्थन को देखकर अंग्रेज निश्चित ही अंदर बहुत घबरा गए थे और वह समझ गए थे कि अब हमारे भारतवर्ष से जाने के दिन आ चुके हैं, जिनमें एक किसी व्यक्ति महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने भी कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा ये कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दद्दा आज मेरा इस नारे का आप सबको ध्यान दिलाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि यह देश के लोगों को जानकारी होना चाहिए, जो नेता शब्द है, जो सब पर नेतृत्व करता है, यह कितना पवित्र और इसकी कितना सम्मान और एक गरिमा हुआ करती थी। और वह हम सबको जो नेता शब्द हम हर व्यक्ति के लिए लगाते हैं, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस शब्द की हुई थी। लेकिन मित्रों, इन 70-80 वर्षों में हम सब ने देखा कैसे हमारे नेता हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस की तरह, और कैसे हमारे पूर्वज भी हुआ करते थे जो देश में रहते थे, देश के एक नेता के आह्वान करने पर कैसे अपना सर्वस्व देश के प्रति, देश के लिए अर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। इन 70-80 वर्षों में यदि हम दोष दें केवल नेताओं को, राजनेताओं को, सरकारी कर्मियों को, कि आखिर कितना हिरास हो चुका है कि आज के युवा नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव व अन्य नेता जो विभिन्न राजनीतिक दलों में, मैं लगातार आपका ध्यान दिलाता हूँ, परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी, जातवादी आधार पर अपना राजनीतिक दल चलाते हुए किस प्रकार देश की जनता को दिग्भ्रमित कर अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय स्वार्थों से ऊपर रखकर राजनीति कर रहे हैं, उनका तो पतन हुआ ही है। कि उनका एक नेता इस चुनाव के समय भी किस प्रकार आप सबने देखा, अदालत द्वारा दोषी सिद्ध हुआ है कि उन्होंने किस प्रकार इस नारे का कहाँ तक नीचे पतन लाया था। और निश्चित ही आपके ध्यान में आएगा जब ये नारा कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उसी नेतृत्व की श्रृंखला से पतन होते होते आज श्रीमान लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं आपको उस नारे की गूंज सुनाई देगी, तुम मुझे अपनी ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा।
कितना पतन ये 70-80 वर्षों के अंदर देश के अंदर नेता शब्द के साथ जुड़ा है, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए। लेकिन दद्दा, भारतीय समाज की हम सबकी एक बहुत बड़ी आदत है कि हम दूसरे की कमी तो निकाल देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार की ओर गौर नहीं करते हैं। मित्रों, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम सब भी दोषी हैं। आखिर हम कैसे ऐसे नेताओं के जो राजनीति अपनी केवल परिवारवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के आधार पर एक लंबा उनकी श्रृंखला, उनके साथ ऐसे कृत्य उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है खाली राजनीतिक आरोपों, अब लगातार लंबे समय से अदालतों में 20-20, 15-15 साल मुकदमा चलने के बाद उनको पूरा मौका दिया गया ऐसे राजनेताओं की अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकें, लेकिन वह दोषी सिद्ध हुए हैं। और दोषी सिद्ध होने के बाद ऐसे राजनेता, चाहे वो केजरीवाल जी हों, अन्य हों, किस प्रकार लगातार जेल भी जाते हैं और किस बेशर्मी के साथ अपने समर्थकों के बीच हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, शर्म का कोई भाव नहीं होता है, और वह जेल जाते हैं और इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं कि जेल से ही हम सरकार चलाएंगे, और अपने को इस प्रकार प्रकट करते हैं जैसे कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जेल जाने का। किस प्रकार ऐसे नेताओं को हम सब जेपी आंदोलन के से तपाए जेपी आंदोलन से तपकर और निखर कर यदि ऐसे नेता ही निकले हैं तो भगवान ऐसे आंदोलन से बचाए जहां इस प्रकार के नेता। लेकिन मित्रों, इसी आंदोलन से अच्छी भी नेता निकले हैं, लेकिन ये दोष हमारा था कि हम इन अच्छे और बुराइयों में अंतर नहीं कर पा रहे, केवल जातवाद के आधार पर, अपने निजी हितों के आधार पर ऐसे नेतृत्व को मजबूत करने का काम जो हमने लंबे समय तक किया था, उसका दुष्परिणाम प्रदेश, देश व ये राजनीति और ख़ासतौर से नेता शब्द ने किस प्रकार उठाया। ये नेता शब्द की गर्मा किस प्रकार उठी कि आज आप सबको भी, मुझे भी बहुत, कि नेताजी के सुप्रसिद्ध वाक्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किस प्रकार पतन होते होते आज के नेता किस प्रकार बड़ी एक बेहयाई के साथ अपनी गलती को मानने को भी तैयार नहीं है और इसका दोषारोपण दूसरी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने इस नारे का एक अलग रूप देकर तुम मुझे अपनी ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मित्रों, ये समय मनन चिंतन करने का है। मैं इस समय पर आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि वह हम सबको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। धन धान्य से तो हमें पूर्ण करे ही, लेकिन यदि हम सद्बुद्धि से पूर्ण हैं तो धन धान्य तो एक समय की बात है। और यदि हम सद्बुद्धि से, स्वविवेक से और राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपना नेतृत्व के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते और केवल निजी हितों को, जातिगत हितों को, परिवारवादी हितों को आगे रखकर वह चाहे ग्राम प्रधानी के चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर का चुनाव हो, और ऐसा यदि हम भाव रखते हैं तो फिर निश्चित ही आने हम किसी के खिलाफ कोई बुराई करने के अधिकारी नहीं है, हम किसी के भ्रष्टाचार पर, हम किसी के कदाचार पर उंगली उठाने के अधिकारी नहीं है। मित्रों, आप सबने समाज के अंदर बहुत से लोग देखे होंगे जो कोई भी भ्रष्टाचार से जब वो ग्रसित होते हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कोसते नजर आते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब उनका व्यवहार, ऐसे लोग किस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व तय करते समय इस प्रकार का घनघोर भ्रष्टाचार निर्लज्जता पूर्वक करते हुए, चाहे वो चौटाला बंधु हों, आपने देखा हरियाणा के अंदर जेल जाकर कैसे आखिर ऐसे राजनेता दुस्साहस कर लेते हैं कि चोरी चोरी सीना चोरी, और आकर वह चुनाव में दोबारा खड़े हो जाते हैं। आप सब देख रहे होंगे बिहार के अंदर किस, आखिर कारण क्या है? इसका कारण है कहीं ना कहीं हम सबकी कमी, हम सबका इन मुद्दों पर सोचना समझना सही दिशा की ओर नहीं जाता। अपना विचार आखिर हम करते समय, राजनीतिक नेतृत्व को चुनते समय इन घटनाओं पर ध्यान क्यों नहीं देखते हैं? आखिर हम कैसे विस्मृत हो जाते हैं, कैसे हमारी स्मृति में ये सब घटनाएं रहती नहीं,
कि किस प्रकार हमारे गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के साथ इस प्रकार के राजनेता अपने भ्रष्ट आचरण द्वारा, अपनी गुंडागर्दी के द्वारा और बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हुए ये इन्होंने अपने समय में राजनीति की थी, शासन किया था। और आज भी वह केवल इसीलिए ये हिम्मत कर पा रहे हैं, वह जानते हैं कि अपने समर्थक जो उनके हैं वह जानते हैं वह परिवारवाद और जातवाद और अपने निजी हितों में इतने अंधे हो चुके हैं कि भाई ये सच्चाई दिन के उजाले में जो दिख रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किस स्तर का भ्रष्टाचारी है, उसके साथ भी समर्थन देने के लिए तैयारी नहीं। उनके लिए तरह तरह की आप देखते होंगे समाज के अंदर इस प्रकार के लोग किस प्रकार समर्थन खड़ा करने का काम करते हैं, ये हम सब देख रहे हैं। मित्रों, मैंने पिछले अंक में भी इस विषय पर आपके समक्ष एक चर्चा की थी और निश्चित ही जिन बंधुओं ने उस चर्चा को सुना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। मित्रों, यदि हम अपने राजनीतिक निर्णय करते समय यदि हम भी इस प्रकार के बबूल के बीजों को बोएंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल भी वह बबूल के कांटे ही उसे उपलब्ध होंगे उसके भविष्य में। हम आम की कल्पना नहीं कर सकते। आज इस अंक के माध्यम से दद्दा मेरे, मैं लगातार इन अंकों के माध्यम से आपको सचेत और सजग करने का काम करता हूं कि हम सब अपने देश के भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ऐसा राजनीतिक नेतृत्व का चयन करते समय इन घटनाओं के बारे में जरूर मनन करें, चिंतन करें और इसको आधार बनाकर ही अपना राजनीतिक नेतृत्व ग्राम पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जब हम चुनने का काम करेंगे तभी हम सच्चे राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। और निश्चित ही ऐसे राजनेता आगे फिर आने वाले समय में इस बेशर्मी के साथ तर्क और कुतर्क और उनके समर्थक नहीं दे पाएंगे। जब वो समझ जाएंगे जनता जागृत है, निश्चित ही आप सबने देखा होगा बहुत बड़े ऐसे राजनीतिक जन लंबे समय से ऐसे शासन में आने नहीं जा रहे हैं और लेकिन लगातार वो प्रयासरत हैं जनता को भ्रम में डालने को, जनता को बांटकर काटकर मिटाने के अपने षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हम पहचानें, समझें और हमें बंटना नहीं है, कटना नहीं है, मिटना नहीं है। अपने इसी आशा विश्वास के साथ हम सब सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, संगठित रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारवादी, जातवादी, परिवारवादी राजनेताओं से सचेत रहें। आप सब ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, मेरा एक और कहना भी है। आप विभिन्न तरह के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न तरह के अंक सुनते देखते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं मेरी बात सही लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, पसंद आने पर इनको लाइक किया करें, इन अंकों को शेयर करें और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस दीपावली के पर्व पर सब्सक्राइब कर मुझे भी दीपावली पर्व का जो आपकी ओर से आभार और भेंट मिलना है वह मिले। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।